नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम जानेंगे सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस नॉक्स मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के को हटाने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है और इसी की डिटेल हम आज जानेंगे। So today we'll talk about selective catalytic reduction process which is used for the removal of nitrogenous gases in thermal power plants. So let me share my screen. Air pollution from thermal power plants, part 6, and it's all about selective catalytic reduction system for NOx removal. So we know that gaseous air pollution control systems in thermal power plants are wet scrubbers, dry scrubbers, adsorbers which have activated carbon in them, selective catalytic reducers for NOx, selective non-catalytic reducers, SCR for NOx. And the use of these systems depends upon the temperature of the flue gas, the nature and type of flue gas, suspended particulate matter content of flue gas, and the moisture content of flue gas. तो थर्मल पावर प्लांट में गैसियस एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए डिवाइसेस होते हैं, वेट स्क्रबर्स होते हैं, ड्राई स्क्रबर्स होते हैं। अगर आपको वेट स्क्रबर्स के बारे में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन के बारे में है, वो है एयर पोल्यूशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स पार्ट 4, वो आप जरूर देखें। फिर ड्राई स्क्रबर्स, एड्सॉर्बर्स जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन होता है, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिड्यूसर्स SCR नॉक्स रिमूवल के लिए जो आज हम जानेंगे, और सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिड्यूसर्स SNCR ये भी नॉक्स के लिए, ये हम इसके बाद के लेक्चर में जानेंगे। यूज डिपेंड्स अपॉन फ्लू गैस टेम्परेचर, मतलब जो फ्लू गैस जो निकलती है गरम गरम गैस, उसका तापमान, उसका नेचर किस तरह का, उसमें सस्पेंडेड, उसमें सल्फर के डाइऑक्साइड के कंटेंट ज्यादा है या नॉक्स का कंटेंट ज्यादा है या फिर कोई और गैस है, उसमें सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का कंटेंट कितना है और उसका मॉइस्चर का कंटेंट कितना है। इन सब जो चीजों से निर्धारित होता है कि कौन से डिवाइसेस जो है उस फ्लू गैस के सफाई के लिए काम में आ सकते हैं। जैसे कि अगर सल्फर का कंटेंट ज्यादा होता है किसी फ्लू गैस में तो हम वेट स्क्रबर्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर सल्फर का कंटेंट कम होता है तो ड्राई स्क्रबर्स, अगर नॉक्स का कंटेंट ज्यादा है तो सिलेक्टिव कैटालिटिक रिड्यूसर्स का इस्तेमाल होता है, और नॉक्स कंटेंट अगर कम है तो सिलेक्टिव कैटालिटिक रिड्यूसर्स का इस्तेमाल होता है, अगर नॉक्स का कंटेंट ज्यादा है तो फिर कोई और सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो ये अलग अलग सिस्टम डिपेंड करते हैं कि फ्लू गैस में किस गैस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, उसका सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कंटेंट कितना है और मॉइस्चर कंटेंट कितना है। Selective catalytic reduction system. A selective catalytic reduction system or SCR is used to reduce NOx concentration. ये हम पहले ही जानते हैं। अमोनिया या यूरिया, इन दोनों में से कोई एक चीज फ्लू गैस में इंजेक्ट की जाती है और वो क्या करता है, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और खूब सारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो अमोनिया या यूरिया उस फ्लू गैस में से जो नॉक्स होता है, NO2 ये सब जो होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनको N2 और H2O में तोड़ देता है। अगर हम अमोनिया इंजेक्ट करते हैं तो बाय प्रोडक्ट मिलता है N2 प्लस H2O, मतलब नाइट्रोजन गैस और वाटर वेपर, जो कि दोनों हार्मलेस हैं। और अगर हम उसमें यूरिया डालते हैं तो यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 तो यूरिया डालने पर हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है N2 प्लस H2O प्लस CO2, क्योंकि यूरिया में कार्बन होता है तो वो कार्बन ऑक्साइड होकर CO2 बन जाता है। इस सिस्टम से 70 से 90% तक नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को बहुत इफिशिएंटली हटाया जा सकता है फ्लू गैस से। जैसा कि मैंने कहा, गैस फ्लोज थ्रू अ कैटलिस्ट बेड मेड फ्रॉम बेस एंड प्रेशियस मेटल्स एंड जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं? ये माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल्स होते हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। And this catalyst facilitates and speeds up disintegration of NOx to N2 और H2O. हम जानते हैं कि कोई भी कैटलिस्ट वो पदार्थ होता है जो किसी भी रिएक्शन को तेज कर देता है लेकिन खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, और ये जो कैटलिस्ट है यही काम करता है। ये जो है नॉक्स का और यूरिया या अमोनिया जो भी हमने डाला है और ऑक्सीजन का रिएक्शन एकदम तेज कर देता है और तुरंत जो है नॉक्स, यूरिया, नाइट्रोजन और वाटर वेपर में टूट जाता है। और इस सिस्टम का जो टेम्परेचर रेंज है वो 600 से 100 फ़ारेनहाइट है, मतलब कि सेल्सियस में करेंगे तो 315.5 से 37.7 सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में ये सिस्टम ऑपरेट करता है। When the urea is used, and carbon dioxide is also produced along with nitrogen gas. इसी बात को मैं जरा अंग्रेजी में रिपीट कर दूं।
So a selective catalytic reduction system, SCR, is used to remove NOx from the flue gas. Ammonia or urea is injected into the flue gas stream and NOx gases are reduced to nitrogen and oxygen. So यहाँ पे एक गलती है, there's a mistake. Nitrogen and oxygen नहीं है, nitrogen and water. तो ये यहाँ पे ये both are harmless gases and an abundance of oxygen in the presence of a catalyst. This system removes 70 to 90% of nitrogen oxides very efficiently. The gas flows through a catalyst bed made of precious metals and zeolites. Zeolites are aluminosilicate minerals which have micropores in them, so they act as a catalyst. And we all know that a catalyst facilitates a reaction by speeding up the reaction, but itself doesn't take part in the reaction. And this catalyst facilitates and speeds up the reduction of NOx, that is oxides of nitrogen, to nitrogen gas and water vapor after reacting with urea or ammonia. The system operates within the temperature range of 600 to 100 degree Fahrenheit. And if you convert Fahrenheit into Celsius, it comes to 315.5 to 37.7 degrees Celsius. That's the temperature range of the system. And when urea is used instead of ammonia to reduce NOx gases, then apart from N2 and water vapor, carbon dioxide is also released. Now, this is a diagram of it's a very basic diagram of a selective catalytic reduction system. Here it's flue gas, so all the hot flue gases are coming which have high amount of nitrogen oxides in them. Urea is injected, so the nitrogen oxides and urea together come to this catalyst bed and they react, and in the presence of abundance of oxygen and reduce to nitrogen and water vapor. Now, how do you determine the amount of urea to be injected here? So here, what happens, there is a sensor system. So 100% of reduction of NOx doesn't take place. But the reduction of NOx happens in a way that the concentration of the outgoing gas, the concentration of this gas here, the NOx concentration is within the ambient air quality standards given by the CPC. So when the concentration of NOx in this outgoing gas increases the level of determined by the national ambient air quality standards, then the sensor will sense it that, okay, more than required NOx is going outside in the outgoing gas, and the sensor will sense it, and this sensor will inform the control system, and the control system will inject more urea so that more NOx is reduced here on the catalyst bed, and the concentration of NOx in the outgoing gas is low. When the concentration of NOx in the outgoing gas is already quite low, everything is working perfectly, then also the sensor will sense it and it will send a message that the system is working perfectly and the flow rate of urea is optimum. And so that way this control system controls the amount of urea to be injected here for the reduction of NOx gases. The urea is placed in a urea tank, and through the control system it is regulated and the flow of urea is regulated. It could be urea, it could be ammonia, but the system remains the same. तो ये एक बेसिक डायग्राम है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस का. क्या होता है, गरम गरम फ्लू गैस यहाँ जाती है, यहाँ यूरिया या अमोनिया इंजेक्ट किया जाता है और फ्लू गैस और अमोनिया का ये मिक्सचर अब यहाँ कैटलिस्ट के पास पहुंचता है. कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है और ये जो नॉक्स है वो नाइट्रोजन और वाटर वेपर में टूट जाता है. और अगर यूरिया डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन वाटर वेपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा. लेकिन ये तो अभी आपने देखा कि सिस्टम की एफिशिएंसी 70 से 90% है. मतलब कि कुछ नॉक्स जो है वो फ्लू गैस में अभी भी होता है और यही नॉक्स जो आउटगोइंग गैस में अब है उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो कि सीपीसीबी ने दिए उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है. मतलब कि आपका कंट्रोल सिस्टम, मतलब आपका यूरिया इंजेक्शन परफेक्ट है, सब कुछ ऑप्टिमम है और जिस रेट से यूरिया आप इंजेक्ट कर रहे हैं उसी रेट से यूरिया इंजेक्ट करते रहिए. पर अगर इस आउटगोइंग गैस में नॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो क्या होता है, ये सेंसर उसको सेंस कर लेता है और ये कंट्रोल सिस्टम को इनपुट भेजता है कि आपको शायद यूरिया इंजेक्शन का फ्लो रेट बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि नॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन आउटगोइंग गैस में ज्यादा है. ज्यादा यूरिया इंजेक्ट होता है और फिर वो नॉक्स को रिड्यूस कर देता है. ये यूरिया एक यूरिया टैंक में सेव्ड होता है, यूरिया या अमोनिया जो भी टैंक होता है सेव्ड होता है और कंट्रोल सिस्टम उस यहाँ से फ्लो रेट को कंट्रोल करता है इसी सेंसर की वजह से. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है
कि फ्लू गैस आई, नॉक्स आया, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिड्यूस हुआ, सेंसर उसको सेंस किया कि नॉक्स और आउटगोइंग गैस में नॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टिमम है या नहीं, और उस हिसाब से कंट्रोल सिस्टम ने रिएक्ट किया। अगर ऑप्टिमम है तो फ्लो रेट विल बी नॉर्मल, अगर ऑप्टिमम से ज्यादा है तो कंट्रोल सिस्टम यूरिया टैंक से ज्यादा यूरिया खींचेगा और ज्यादा यूरिया यहाँ पर इंजेक्ट होगा। अब रिएक्शंस देख लेते हैं। जब अमोनिया होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड अमोनिया और ये हाफ O2 रिएक्ट करके नाइट्रोजन और वाटर वेपर देता है। ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया और हाफ O2 और ये मिलके 3/2 N2 और 3H2O देता है। फिर ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया 2N2 प्लस 3H2O। जब यूरिया होता है तो रिएक्शन बदल जाता है, 3NO CONH2 होल 2 इज इक्वल टू 5/2 N2 प्लस 2H2O प्लस CO2, क्योंकि यहाँ पे CO है तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये CO2 बनाएगा, और ऐसे ही NO2 के साथ भी रिएक्शन होता है। तो ये है रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस सिस्टम के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं और परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं कि परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ SCR system are as follows. Activity level of a catalyst. Of course, the catalyst is more active, performance will be higher. Masking or poisoning of catalyst. This happens when suspended particulate matter or other interference masks or fills up the pores of the catalyst, and that activity of the catalyst reduces. Space velocity factor. This is the gas flow rate per unit bed volume. So space velocity factor also affects performance. Slip caused by excess ammonia or urea injected into the gas. Ammonia slip is an industry term for ammonia passing through the selective catalytic reduction unreacted. So when you inject more ammonia or more urea in with the NOx with the flue gas, and all that ammonia or urea is excess and it is not used and it goes out with the outgoing gas, that's called ammonia slip. So that should not happen. This occurs when ammonia is injected in excess, temperatures are too low for ammonia to react, or the catalyst has been poisoned. Temperature is SCR's largest limitation. So when sometimes it also happens that ammonia injected is in the right quantity, but the temperature is too low for the ammonia to react, or the selective catalytic, that the catalyst itself is not acting properly because it has been poisoned or masked. So all these reasons cause the excess ammonia or urea to slip out to the outgoing gas along with nitrogen and water vapor. तो ऐसे जैसे यहाँ पे अगर excess urea या ammonia है, if there is excess urea or ammonia here and that goes unreacted and it will come out with the outgoing gas, that's called a slip. SCR performance is indicated by outlet nitrogen oxide concentration clearly. If just like I explained to you in couple of slides ago, that when NOx concentration in the outlet gas is more, clearly you need to inject more urea or more ammonia, or you need to check your system if why it's not functioning properly. Ammonia or urea injection rate. If you are getting a constant NOx which is within the national ambient air quality limit in the outgoing gas, that means your flow rate is perfect. But if you have to inject more urea or more ammonia to get the same amount of NOx in the outlet gas, that means your system is not very efficient. It's not removing NOx efficiently. Catalyst bed inlet and outlet temperature. So all catalysts work at a certain temperature. So their temperature is really important. तो कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं परफॉर्मेंस को फर्क पड़ता है जिनसे? फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ SCR सिस्टम. एक्टिविटी लेवल ऑफ कैटलिस्ट कितना एक्टिव है, मास्किंग और पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट. कभी कभी कैटलिस्ट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से खराब हो जाता है, तो उस केस में भी वो जो है परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा. स्पेस वेलोसिटी फैक्टर मतलब गैस फ्लो रेट पर यूनिट बेड वॉल्यूम, उससे फर्क पड़ता है. स्लिप कॉज्ड बाय एक्सेस अमोनिया और यूरिया. स्लिप का मतलब होता है लॉस, गलती से जो लॉस हो जाता है कि आपने फ्लूइड में आपने वो सिस्टम में ज्यादा यूरिया या अमोनिया इंजेक्ट कर दिया और वो आउटगोइंग के गैस के साथ निकल गया, तो वो स्लिप है. या फिर कैटलिस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है और आपने अमोनिया यूरिया इंजेक्ट कर दिया और कैटलिस्ट काम ही नहीं कर रहा है, तो अमोनिया यूरिया अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा. तो स्लिप वो भी फैक्टर अफेक्ट करता है SCR सिस्टम को. परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है? आउटलेट नॉक्स कॉन्सेंट्रेशन. ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉक्स कॉन्सेंट्रेशन अगर आउटलेट गैस में ज्यादा है, इसका मतलब ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है. अमोनिया और यूरिया इंजेक्शन रेट. अगर आप कम अमोनिया और कम यूरिया इंजेक्ट करके भी बाहर का जो आउटलेट गैस का जो
आउटगोइंग गैस का जो नॉक्स कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम किए हुए है, उसको नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लेवल से कम है, इसका मतलब सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर अमोनिया या यूरिया आपको ज्यादा डालना पड़ता है उस नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए, इसका मतलब आपका कैटलिस्ट या आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। कैटलिस्ट बेड इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर एंड एक्टिविटी, कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही काम करता है और उसका टेम्परेचर और उसकी एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिव कैटलिटिक रिडक्शन सिस्टम, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एन एससीआर सिस्टम हैज द एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग नॉक्स बाय 70 to 90%, 70 से 90% तक नॉक्स को हटा देता है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट सिस्टम है। दे कैन बी यूज्ड फॉर गैस स्ट्रीम विद लो इनिशियल नॉक्स कॉन्सेंट्रेशन, और जब गैस स्ट्रीम का जो इनिशियल नॉक्स कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर कम भी है तो वैसे ही गैसेस के लिए भी इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएजेंट इज रिक्वायर्ड, क्लियरली यू रिक्वायर लॉट ऑफ यूरिया एंड अमोनिया। तो कैटलिस्ट जो कि जियोलाइट और प्रेशियस मेटल्स हैं वो भी, और यूरिया और अमोनिया जो रिएजेंट्स हैं ये बहुत भारी मात्रा में लगते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इट मे प्रोड्यूस अनएक्सेप्टेबल अमोनिया स्लिप, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अमोनिया स्लिप या यूरिया स्लिप हो जाता है तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। इट यूजुअली रिक्वायर्स हीटिंग ऑफ गैस स्ट्रीम टू एससीआर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और अगर गैस स्ट्रीम, फ्लू गैस स्ट्रीम बहुत ठंडी है, जैसे कि ठंडे प्रदेशों में अगर फ्लू गैस ठंडी है, वहां तक आते आते एससीआर तक आते आते फ्लू गैस अगर ठंडी हो गई तो उसको फिर आपको गर्म करना पड़ेगा और तभी वो एससीआर सिस्टम काम करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही काम करता है। इट इज इनटॉलरेंट ऑफ पर्टिकुलेट इन गैस स्ट्रीम, तो पर्टिकुलेट मैटर भी इसके लिए हानिकारक है। जैसा मैंने बताया कि कैटलिस्ट के पोरस होता है, अगर पर्टिकुलेट मैटर है तो वो कैटलिस्ट के पोर्स को ढक देगा और कैटलिस्ट ठीक से काम नहीं करेगा। तो इस केस में फ्लू गैस स्ट्रीम में पर्टिकुलेट मैटर नहीं होना चाहिए। तो उसका तरीका है कि फ्लू गैस को सेलेक्टिव कैटलिटिक रिडक्शन प्रोसेस तक लाने से पहले आप उसका सस्पेंडेड पेट्रोलेट मैटर को हटा दीजिए, उसमें आप वेंचुरिस, उसमें आप डस्ट कलेक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दीजिए पहले ही और उसका डस्ट को हटा दीजिए, तो उसके बाद अच्छा काम करेगा वो। तो आज के लिए इतना ही। आशा है सिलेक्टिव कैटलिटिक रिडक्शन प्रोसेस के बारे में जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई त्रुटि रह गई है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं, और मिलती हूँ आपसे फिर एक और लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।